हाँ भाई, तो 4 हमने विचलन कर लिए और नेक्स्ट हम 5वां जो विचलन है वह होता है बहुप्रभाविता। ठीक है, जिसको हम प्लियोट्रॉपी बोलते हैं, बहुप्रभाविता। अब बहु का मतलब बहुत सारे, प्रभावी मतलब प्रभाव दिखाना। ठीक है, तो देखते हैं भाई बहुप्रभाविता क्या होती है। तो देखिए, सामान्यतया एक जीन एक ही लक्षण को निर्धारित करता है, लेकिन कुछ जीन एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। इसे बहुप्रभाविता कहते हैं। जैसे ड्रोसोफिला में आंख के सफेद रंग को निर्धारित करने वाला जीन संयुग्मजी अवस्था में आने पर पंख व उदर की आकृति को निर्धारित करता है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई बहुप्रभाविता क्या है। बहु माने बहुत सारा, मतलब बहुत सारे रूप से प्रभावी होना। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि आप सभी को पता है एक जीन एक ही लक्षण को कंट्रोल करता है। बात समझ में आ रही है? आपको पता है एक जीन एक ही लक्षण को निर्धारित करता है या कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ जीन ऐसे भी होते हैं, कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। इस घटना को हम बहुप्रभाविता कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा आप बना सकते हैं, ऐसे जीन जो एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करें उन्हें हम बहुप्रभावी जीन, और इस घटना को हम बहुप्रभाविता कहते हैं। कैसे भी आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। आपके तो माइंड में यही कंसेप्ट होना चाहिए क्या, कि भाई बहुप्रभाविता का सीधा सा मतलब यह है, ऐसे जीन जो एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करें उन्हें हम बहुप्रभावी जीन, और इस घटना को हम बहुप्रभाविता कहते हैं। ठीक है, तो आप आराम से कर लेंगे। चलिए, इसके हम एग्जाम्पल की फिर बात करते हैं। और एग्जाम्पल क्या है कि एक ड्रोसोफिला होती है जिसको हम फल मक्खी कहते हैं। ड्रोसोफिला की जो आंख का रंग होता है सफेद, ड्रोसोफिला की आंख का जो सफेद रंग होता है उसको कोई जीन निर्धारित करता है, जैसे हम कैपिटल डब्ल्यू से इसको शो करते हैं। भाई, ये सफेद रंग के लिए कोई जीन था, ये किसको निर्धारित कर रहा है? आंख के रंग को, है ना। तो एक लक्षण को तो कंट्रोल कर ही रहा है। यदि ये जीन अपनी संयुग्मजी अवस्था में आ जाए
किसी भी ड्रोसोफिला में अगर ये समयुग्मजीय अवस्था में आ जाता है तो ये उस ड्रोसोफिला में आंख के रंग के अलावा उसके पंख और उदर की आकृति को भी क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है। मेरी बात आप समझो कि ड्रोसोफिला में जो आंख के रंग को निर्धारित करने वाला जीन था, अगर वो समयुग्मजीय अवस्था में आ जाए तो उस ड्रोसोफिला में वो रंग के अलावा और भी लक्षणों को निर्धारित कर सकता है। इस घटना को हम क्या बोलेंगे, बहुप्रभाविता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुप्रभाविता, प्लियोट्रॉफी बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बहुत सिंपल है ना बहुप्रभाविता, कि भाई एक जीन एक ही लक्षण को निर्धारित करता है, लेकिन कुछ जीव में कुछ जीन एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करें, उन्हें हम बहुप्रभावी जीन, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। एक आप एग्जाम्पल बता देंगे कि ड्रोसोफिला में सफेद रंग के लिए, आंख के सफेद रंग के लिए जिम्मेदार जो जीन है वो समयुग्मजीय अवस्था में अगर आ जाए तो पंख और उदर की आकृति को भी क्या कर देता है, वो कंट्रोल कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा क्या, पांचवा हो गया ना, कौन सा है, पांचवा विचलन, जिसको हम कहते हैं बहुप्रभाविता। तो बहुत सिंपल सी बात है ना। चलिए अब लास्ट जो हमारा विचलन है वह है बहुजीनी वंशागति। ठीक है, पॉलीजीन इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, बहुजीनी वंशागति। तो देखिए बहुजीनी वंशागति क्या होता है। सामान्यतया एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक जीन होता है, लेकिन कभी कभी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक से अधिक जीन पाए जाते हैं। इसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं। जैसे मानव त्वचा रंग, गेहूं का रंग। देखिए भाई लास्ट जो विचलन है बहुजीनी वंशागति। अब आपको हेडिंग से पता चल रहा होगा, एक ऐसी वंशागति जो बहुत सारे जीनों से कंट्रोल होती है। देखो बहुप्रभाविता और बहुजीनी में एक अंतर है। बहु मतलब बहुत सारे रूप से प्रभावी होना, किसका, एक जीन का। लेकिन यहां क्या है, बहुत सारे जीन। समझ में आ रही है हेडिंग? तो देखिए बहुजीनी वंशागति कि एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक ही जीन रेस्पॉन्सिबल होता है। एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक ही जीन रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन कई बार एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक से अधिक जीन पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो अपने दिमाग में छोटी सी बात याद रखा करो कि भाई एक लक्षण को एक जीन कंट्रोल करता है, या मैं कहूं कि एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है, लेकिन कई बार एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए
एक से अधिक जीनों की आवश्यकता पड़ जाती है, तो इस घटना को हम बहुजीनी वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुजीनी वंशागति कहते हैं। कैसे? कि एक तो मानव में त्वचा का रंग और एक गेहूं के दाने का रंग, गेहूं के दाने का रंग और मानव में त्वचा का रंग बनाने के लिए हमें एक से अधिक जीनों की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात मैं ये कहूं कि त्वचा का रंग और गेहूं के दाने के रंग को निर्मित करने के लिए एक से अधिक जीन काम आते हैं, तो इस घटना को हम बहुजीनी वंशागति कहते हैं। बात समझ में आ गई? बहुजीनी वंशागति, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। देखो, बहुत प्रभाविता में क्या था? जीन है एक और एक से अधिक लक्षण, ठीक है, ये तो था बहु प्रभाविता। अब बहुजीन में क्या है? एक है लक्षण और एक से अधिक है जीन। ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, बहु प्रभाविता और बहुजीनी। बहु प्रभाविता में क्या है? जीन तो एक ही था लेकिन लक्षणों को एक से अधिक कंट्रोल कर रहा था। बहुजीनी में क्या है? लक्षण एक है लेकिन जीन अधिक है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। तो ये था बहुजीनी वंशागति, और इसका एक आरेख है वो आप बना लेना। मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। केवल लाल और सफेद ये त्वचा के रंग थे। लाल को हम कैपिटल से शो करते हैं इस प्रकार, ठीक है भाई। तो लाल जो है वो डोमिनेंट है, प्रभावी है। यहां पर देखो दो जीन हैं, एक जीन दो जीन, एक जीन दो जीन। तो दो जीन मिलकर हमारी त्वचा के रंग को निर्मित कर रहे हैं। अब इसका जो बनेगा, इधर से कैपिटल आर चलेगा, उधर से स्मॉल आर बनाएगा। ऐसे ही आएगा ना, आप सभी को पता है। नहीं आएगा क्या? तो गेहुआ कलर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आप गैमेट बनाएंगे। अब युग्मक वही 4 प्रकार के बनाएंगे जो मैंने द्विसंकर संकरण में बनाया था, और फिर आप इसका क्या बनाएंगे? आरेख बनाएंगे। तो इसके आरेख को तो आप खुद बना लेंगे, ठीक है। हाँ, तो एक बार इसको आप नोट करो, इस वाले को। तो बना लिया? मेरी बात समझो आप। ये थ्योरी तो आप कर ही लेंगे। चलो मैं बता ही देता हूं आप तो। अरे ये ऐसे तो हम बना लेंगे। अब इसका आरेख कैसे बनाएंगे? इसके गैमेट बनाओ। देखो, R1 का R2 से, तो R1 R2 पहला युग्मक आएगा। R1 का मैंने बताया था ना, इन दोनों का इधर से गुणा कर दीजिए। तो R1 R2। अब इसका काम खत्म हो गया। इस स्मॉल की बात आएगी, तो R1 R2 और R1 R2 इस प्रकार आएगा ना। तो ये 4 गैमेट बन गए, और 4 गैमेट नीचे, और फिर इनका उसी प्रकार से आप क्रॉस कर दो, ठीक है। इसका आरेख तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये थे हमारे मेंडल के 6 विचलन, ठीक है। 6 विचलन: अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, मल्टीपल एलील, लीथल जीन, ठीक है, और बहु प्रभाविता और बहुजीनी वंशागति। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे 6 क्या कंप्लीट हो गए हैं? मेंडल के विचलन। अब एक लास्ट जो क्वेश्चन है या लास्ट टॉपिक है, अच्छा, इसमें कुछ डेफिनेशन भी हैं, तो वो डेफिनेशन बहुत नॉर्मल है, आप उनको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, मैं उसका वहीं रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई डेफिनेशन नहीं है तो, है ना।
वॉइस मैसेज में मैं आपको समझा दूंगा उसे। चलिए भाई, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण। तो आप सभी जानते हैं मानव में लिंग निर्धारण को, कई बहुत सालों से बहुत किताबों में आप पढ़ चुके हैं मानव में लिंग निर्धारण है। तो देखिए, एक सिंपली हम बता दें कि पुरुष जो होते हैं वो विषम युग्मकी होते हैं। विषम युग्मकी क्यों? क्योंकि इनमें दोनों युग्मक अलग अलग होते हैं, एक्स और वाई। जबकि मादाएं जो होती हैं वो समयुग्मकी होती हैं। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46, जिनमें से 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो तो अलिंग गुणसूत्र होते हैं, जिनसे लिंग का निर्धारण नहीं होता, और 45वां और 46वां जो गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार होते हैं ना, ये तो क्या है? नर, और ये क्या है? मादा। आप थ्योरी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पुरुष होते हैं वो विषम युग्मकी होते हैं कि उनमें एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होता है, जबकि मादाएं समयुग्मकी होती हैं क्योंकि उनमें दोनों ही कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब इनमें टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में, जिनमें से 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र तो अलिंग गुणसूत्र होते हैं और 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब इनसे लिंग निर्धारण कैसे होता है वो हम देखते हैं। एक आरेख बनाते हैं। तो इस एक्स का पहले इस एक्स से, ठीक है, ठीक है भाई। अब इस वाई का एक्स से तो एक्स वाई, और इसका इससे तो एक्स वाई, तो डबल एक्स लड़की, बात समझ में आ गई? आप सभी जानते हैं इसको, लिंग निर्धारण को। और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आप ऐसे मत समझना कि ये नहीं आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी सिलेबस में भी यही क्वेश्चन था और ये लगभग 2-3 बार पूछा गया था एनसीईआरटी में, इससे पहले जो सिलेबस था। तो ये था मानव में लिंग निर्धारण। आप उसमें बोल देंगे कि पुरुष विषम युग्मकी होते हैं क्योंकि उनमें एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, मादा समयुग्मकी होती हैं जिनमें एक्स गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं जिनमें 44 अलिंग और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। और फिर आप बोलेंगे कि जब नर का एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु, आप लिखेंगे जब नर का एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु मादा के एक्स अंडाणु से निषेचित करता है तो क्या होगा? मादा। और जब वाई गुणसूत्र युक्त स्पर्म एक्स गुणसूत्र युक्त ओवा से निषेचित करता है, संपर्क करता है, तो क्या होता है? मेल होता है। फिर आप इसका एक आरेख बना देंगे, ठीक है। तो इस आरेख का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी बुक में नहीं है। तो बात समझ में आ गई नहीं? आगे बताओ, ठीक है। तो लिंग निर्धारण आप कर लेंगे। चलिए, तो ये है हमारा चैप्टर 35। तो 35वां जो पार्ट है मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, महत्वपूर्ण पार्ट है। इस चैप्टर से 100% 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का या 3 नंबर का, ठीक है। और इस बार जैसे मैं आपको एक बार बता दूं, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था
वो मटर के पादप का चयन पढ़ा था कि आखिर मेंडल ने मटर के पादप का सिलेक्शन क्यों किया, तो उसके हमने 2-3 रीजन बताए थे। ठीक है, फिर हमने पढ़ी मेंडल की संकरण तकनीक, संकरण तकनीक तो वही है जिसमें विपुंसन थैलीकरण हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एक संकर संकरण और द्वि संकर संकरण के बारे में अध्ययन किया। एक संकर संकरण क्या था कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले प्लांटों के मध्य क्रॉस कराते हैं, और जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण के बीच क्रॉस कराते हैं तो द्वि संकर संकरण, है ना। यहां हमने एग्जाम्पल लिया था लंबे और बौने पौधे का, और यहां एग्जाम्पल लिया था गोल पीले और हरे झुर्रीदार बीज का, है ना। अब इनसे एक संकर संकर से तो हमने प्रभाविता का नियम और विसंयोजन के नियम की उत्पत्ति की, और द्वि संकर संकरण से हमने स्वतंत्र अपव्यूहन नियम की उत्पत्ति की। बात समझ में आ रही है। एक संकर संकरण से हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा था, जिसमें हमने ये कहा था कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण उत्पन्न होता है जो बौनेपन को प्रकट नहीं होने देता, अतः लंबापन प्रभावी, बौनापन अप्रभावी, इसको प्रभाविता। इसमें युग्मकों की शुद्धता में, है ना, विसंयोजन का नियम कि युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्प अलग अलग हो जाते हैं, या F2 पीढ़ी में प्रभावी या अप्रभावी लक्षण उत्पन्न होता है। स्वतंत्र अपव्यूहन हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए स्वतंत्र अपव्यूहन नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर हमने 6 विचलन पढ़े, एक अलग से टॉपिक आ गया मेंडल के विचलन, जिसमें हमने सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता, फिर सह प्रभाविता, फिर बहुविकल्पी, है ना, बहुप्रभाविता, लीथल जीन और बहुजीनी वंशागति, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो ये टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत हमने किए हैं, और इन्हीं टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो शायद इस बार स्वतंत्र अपव्यूहन आपसे पूछेगा। लास्ट ईयर उसने द्विसंकर संकरण पूछा था सबसे पहले, और इस बार उसने सह प्रभाविता पूछा था। तो अब हो सकता है स्वतंत्र अपव्यूहन नियम आपसे पूछ ले, या कोई भी प्रभाविता का पूछ ले। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर से 100% 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, बाकी बातें करेंगे